गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के बीच रिलेशनशिप के बारे में। दोनों के मीनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक एडिशनल आउटपुट के सेल करने पर जो एडिशनल रेवेन्यू होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू, और एक पर्टिकुलर यूनिट के सेल करने पर जो रेवेन्यू हुआ वो टोटल रेवेन्यू। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के बीच रिलेशनशिप है उसको दो तरह से हम स्टडी करते हैं। एक कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में हम इसके नेचर को स्टडी करते हैं। जैसे मार्केट को कंपटीशन के आधार पे जो है कुछ हिस्सों में बांटा गया, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, डुओपोली मार्केट। तो उस मार्केट के नेचर के हिसाब से रेवेन्यू कर्व का शेप जो होता है वो थोड़ा डिफर करता है और इसलिए उस मार्केट में रिलेशनशिप अलग होगा। और एक हम पढ़ते हैं जनरल रिलेशनशिप एमआर और टीआर के बीच, जो किसी पर्टिकुलर मार्केट के लिए नहीं होता है। तो इस क्लास में हम लोग आज अभी जनरल रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट मार्केट्स में भी इस रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। तो एमआर और टीआर के बीच जो जनरल रिलेशनशिप है वो ठीक वैसे ही है जैसे कि एमपी और टीपी के बीच में था, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच में था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जिस तरह से 3 स्टेज होते थे, पहला स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, दूसरा जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है, और तीसरा जहां मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ वो लॉ तो नहीं होता लेकिन रिलेशनशिप उसी तरह से यहाँ भी होता है 3 स्टेज में। इस डायग्राम में देखिए, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसके बाद फिर मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ बढ़ रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू फिर इस पॉइंट के बाद मार्जिनल रेवेन्यू घटना शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे ये निगेटिव हो गया। यानी जस्ट लाइक मार्जिनल प्रोडक्ट, जनरल रिलेशनशिप ऑल्सो इज इंडिकेटेड इन द सेम वे एज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी। तो यहाँ देखिए दिखाया गया है कि यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू जो है पहले इंक्रीज किया, तो जब एमआर हमारा इंक्रीज करता है तो टीआर भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, जैसा कि हमने यहाँ पहला लिखा है। व्हेन एमआर राइजेज टीआर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब कि पहले 5 रुपए से बढ़ा, फिर 8 रुपए से बढ़ेगा, फिर 12 रुपए से बढ़ेगा, फिर 20 रुपए से बढ़ेगा, यानी बढ़ने का रेट बढ़ते जाएगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद जहां से मार्जिनल रेवेन्यू हमारा घटना शुरू होता है तो वहां से भी टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन इसके बढ़ने का रेट कम हो जाता है। यानी अगर 20 रुपए बढ़ा है तो उसके बाद फिर बढ़ेगा, लेकिन 18 रुपए बढ़ेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा तो 15 रुपए बढ़ेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा तो 12 रुपए बढ़ेगा। यानी बढ़ते जा रहा है लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो घटते जा रहा है, एंड दैट रेट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक उसी तरह से तो जब एमआर फॉल किया तो टीआर इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से। यानी एमआर राइज करे या फॉल करे, इन दोनों ही सिचुएशन में टीआर जो है इंक्रीज करता है। जब एमआर राइज करता है तो टीआर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, और जब एमआर फॉल करता है तो टीआर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करता है। जब एमआर घटते घटते 0 हो जाता है तो उस सिचुएशन में टीआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, और इसके बाद जब एमआर जो है लास्ट में निगेटिव हो जाएगा घटते ही, तो वहां से टोटल रेवेन्यू का फिगर जो है वो अपना घटना शुरू हो जाता है, यानी टीआर डिक्लाइंस। देखिए, व्हेन एमआर इज 0 टीआर इज मैक्सिमम, एंड व्हेन एमआर इज नेगेटिव टीआर डिक्लाइंस। तो ये हमारे जो है जनरल रिलेशनशिप हुआ मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के बारे में। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के बीच रिलेशनशिप अलग अलग मार्केट में। सबसे पहला जो कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट डिवाइड किया गया वो हो गया है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी एक ऐसा मार्केट सिचुएशन होता है जिसमें एक प्रोडक्ट को सेल करने वाले सेलर्स बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, और उस सेम प्रोडक्ट को खरीदने वाले बायर्स भी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। यानी अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन अंडर विच देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, एंड द सेकंड फीचर इज दैट कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड अंडर दिस मार्केट। चाहे वो अनगिनत सेलर ही क्यों ना हो,
वो सारे सेलर जो हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट कहने का मतलब कि वो एक प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट सेल करते हैं। इट मीन्स कि किसी भी सेलर का प्रोडक्ट किसी दूसरे बायर के प्रोडक्ट के से थोड़ा सा भी डिफर नहीं होगा, है ना। कलर, शेप, साइज, डिजाइन, ब्रांड, हर चीज सेम होता है। यानी कि अगर मार्केट में कोई सेलर जो है सर्फ एक्सेल सेल करता है तो हर एक प्रोड्यूसर, हर एक सेलर जो है सिर्फ सर्फ एक्सेल ही सेल कर रहे हैं। कोई दूसरा आपको उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिलेगा। सारे सेलर एक ही सर्फ सेल कर रहे हैं, वो है सर्फ एक्सेल। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट। चूंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है और इसको सेल करने वाले सेलर्स और बायर्स इतने अधिक होते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल सेलर या बायर इस प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। यानी कोई सेलर चाहे कि हम प्राइस को चेंज कर दें, 1 रुपये कम पे बेच दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। 1 रुपया ज़्यादा पे बेच दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर के पास बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं जिनके पास वो अपना चॉइस शिफ्ट करा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है सेलर होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसका प्राइस कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट प्राइस होने की वजह से इस मार्केट में सेलर और बायर को हम लोग प्राइस टेकर के नाम से जानते हैं। प्राइस टेकर यानी नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और प्राइस कांस्टेंट हो जाने की वजह से एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। और जब एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल हो जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी इसी के इक्वल हो जाता है, और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होने की वजह से टोटल रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो उसके बढ़ने का रेट कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वो सेम अमाउंट से बढ़ेगा। एक बार 10 रुपए से बढ़ा तो फिर अगला भी 10 रुपए से बढ़ेगा, फिर उसके बाद भी 10 रुपए से बढ़ेगा, फिर उसके बाद भी 10 रुपए से बढ़ेगा। यानी कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय large number of sellers at the constant price at the existing price of the product. No individual seller can influence the price of the product. Therefore, average revenue is equal to marginal revenue, and average revenue is equal to marginal revenue and remain constant. Accordingly, total revenue increases but with constant rate. जैसा कि देखिए हम लोग एक शेड्यूल देखे थे लास्ट क्लास, हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ यहाँ देखिए हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि कमोडिटी का प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्राइस होने की वजह से देखिए एमआर जो है मार्जिनल रेवेन्यू का फिगर भी हमारा 5 आया था और ठीक इस प्राइस के इक्वल आया था। यानी कि इस प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू का फिगर जो है एक दूसरे के इक्वल है, और इस इक्वलिटी की वजह से आप देखिए यहाँ जो टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज किया है 5, 10, 15, 20, 25, 23, ये जो भी टोटल रेवेन्यू में फिगर इंक्रीज किया है वो कांस्टेंट फिगर से इंक्रीज किया है। यानी यहाँ 5 से 10 ये भी 5 बढ़ा, 10 से 15 यहाँ भी 5 बढ़ा, 15 से 20 यहाँ भी 5 बढ़ा, 20 से 25 यहाँ भी 5 बढ़ा, है ना। तो टीआर इंक्रीज किया है बट बढ़ने का रेट कांस्टेंट है, और यही रीजन है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो है आपका टोटल रेवेन्यू कर्व से अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर और टीआर के बीच एक यही कॉमन रिलेशनशिप है, एक सिंगल सा रिलेशनशिप है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट को कांस्टेंट प्राइस पे सेल किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के थ्रू। इस वजह से मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तीनों इक्वल हो जाते हैं और कांस्टेंट हो जाते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू के कांस्टेंट हो जाने की वजह से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का शेप जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है ना, और टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, तो टोटल रेवेन्यू कर्व का शेप जो है अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो ये मुख्य रिलेशन हमारा एमआर और टीआर के बीच हुआ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। आगे हम लोग देखते हैं एमआर और टीआर के बीच के रिलेशनशिप को इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को दो हिस्सों में बांटा गया, एक मोनोपोली मार्केट और दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है
कि ऐसा मार्केट सिचुएशन जिसमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का सिर्फ सिंगल सेलर हो, यानी एक ही सेलर हो, उस मार्केट पर उसी सेलर का कंट्रोल होता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। जैसे किसी गांव में एक ही डॉक्टर का होना है ना, किसी पर्टिकुलर मोहल्ला में एक ही जनरल स्टोर होना, तो या एक ही कोई भी स्टेशनरी का दुकान होना। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसका कोई अभी तक सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना। एक बार में बल्क कैरियर के रूप में हमारे यहाँ अभी आज भी एक ही इंडस्ट्री है, वो है रेलवे। तो इस तरह के मार्केट सिचुएशन को हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पोली का मतलब होता है कंट्रोल, यानी जिस मार्केट में सिंगल कंट्रोल हो उसको हम मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। तो मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, और उसको प्राइस मेकर कहा जाता है, क्योंकि वो प्राइस को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। अगर उसके प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज़्यादा हुआ तो वो प्राइस बढ़ा सकता है ना। इस प्रोडक्ट का प्राइस जितना चाहे वो फिक्स कर सकता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर कोई सेलर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है तो उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना होगा, और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा बेचें तो प्राइस कम करना होगा, यानी एवरेज रेवेन्यू कम करना होगा। और एवरेज रेवेन्यू कम करने की वजह से मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी घटता है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू घटेगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। इस तरह से देखिए, हम देखेंगे यहाँ कि मोनोपोली मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व, दोनों ही कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। इट मीन्स कि इफ ए मोनोपोलिस्ट विशेस टू सेल मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी, he must has to decrease the price of the commodity, and when price falls, marginal revenue and average revenue both falls. In such a situation, total revenue increases with diminishing rate. देखिए यहाँ पे, तो यहाँ दिखाया गया है कि एम आर कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ए आर कर्व ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और टी आर जो है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू जीरो पे पहुंचता है, यानी एम आर जहाँ जीरो होता है वहाँ टी आर मैक्सिमम होता है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जनरल रिलेशनशिप में पढ़े। और व्हेन एम आर इज निगेटिव, जब कंटिन्यूइंग घटते हुए एम आर निगेटिव हो जा रहा है तो वहाँ से हमारा टोटल रेवेन्यू जो है घटना शुरू हो जा रहा है। तो ये रिलेशनशिप है हमारा मोनोपोली मार्केट में एम आर और टी आर के बीच। और सेम रिलेशनशिप जो होगा वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट यानी एक ऐसा मार्केट सिचुएशन होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट के क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं, यानी अगर एक सेलर जो है वो सर्फ एक्सेल सेल कर रहा है तो दूसरा जो है हो सकता है घड़ी सर्फ सेल कर रहा हो, तीसरा फेना सर्फ कर रहा हो, चौथा जो है एक्टिव व्हील कर रहा हो, यानी प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं। इसलिए एक जो सेलर है वो प्राइस पे अपना पार्शियल कंट्रोल रखता है, फुल कंट्रोल नहीं रखता। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि कंपटीशन अवेलेबल होता है, और अगर कोई सेलर चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है तो उसको प्राइस कम करना होगा, और प्राइस कम करने की वजह से एम आर और ए आर जो है वो दोनों घटने लगता है, और एम आर ए आर घटने की वजह से टी आर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। जब एम आर जीरो होगा तो टी आर मैक्सिमम होगा, जब एम आर निगेटिव होगा तो टी आर डिक्लाइन कर जाएगा। तो इस तरह से ये सेम डायग्राम जो है आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, मोनोपोली में भी दिखाएंगे और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी दिखाएंगे, और सेम रिलेशनशिप को आप दोनों में लिख सकते हैं। एक छोटा सा फर्क ये होता है कि जो मोनोपोली मार्केट का कर्व होता है, ये रेवेन्यू कर्व एम आर और ए आर कर्व, वो थोड़ा स्टीपर होता है, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है उसका रेवेन्यू कर्व थोड़ा फ्लैटर होगा। जैसे देखिए यहाँ ये आपका एम आर कर्व जो है वो मोनोपोली का हो गया, और ये एम आर कर्व आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हो गया। देखिए हल्का दिखाई दे रहा है, इसमें ढलान जो है ज़्यादा है, इसमें कम है। कहने का मतलब कि ये आपका स्टीपर हो गया, ये आपका मोनोपोली का एम आर कर्व इज स्टीपर फॉर ए मोनोपोलिस्ट,
यानी मोनोपोली मार्केट का रेवेन्यू कर्व का शेप जो होता है वो स्टीपर होता है और एमआर कर्व इज फ्लैटर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ फ्लैटर होने का रीजन क्या है? देखिए, स्टीपर और फ्लैटर होने में फर्क ये है कि मोनोपोली मार्केट में जो होता है प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, सिंगल सेलर होता है। तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो किसी दूसरे सेलर के पास शिफ्ट हो सके, अपने प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के पास जा सके कि हाँ प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बढ़ गया है तो हम दूसरे दुकान से या दूसरे ब्रांड का उससे कम प्राइस में खरीद लें। ये ऑप्शन यहाँ कंज्यूमर के पास अवेलेबल नहीं होता। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में कंज्यूमर के पास जो है चॉइस अवेलेबल होता है। अगर सर्फ एक्सेल महंगा है तो वो टाइड सर्फ भी खरीद सकता है, अगर टाइड भी उसको महंगा लगे तो फेना सर्फ भी खरीद सकता है। तो चूंकि प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन होता है कि वो एक का प्राइस अगर महंगा लगे तो दूसरे ब्रांड को वो फेवर कर सकता है। इस वजह से जो है इस मार्केट का रेवेन्यू कर्व ज़्यादा फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू ए मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेवेन्यू चैप्टर के बारे में, रेवेन्यू उसके मीनिंग के बारे में पढ़े, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में पढ़े, इन सारे रिलेशनशिप्स को पढ़े और फाइनली आज हमारा ये रेवेन्यू चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।